कहीं से कुछ सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए, लेकिन सीखने, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले अपने चैलेंजेस को भी भांप लेना चाहिए। जरा समझते हैं रिसेंटली यूएस में क्या हुआ है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकेंड टर्म की शुरुआत करते हुए ओथ ली, उसके जस्ट बाद उन्होंने अनाउंस किया कि देखो, इलेक्शन के टाइम पर कहा था ना, अमेरिकन वर्सेस नॉन अमेरिकन, और नॉन अमेरिकन यानी कि इमिग्रेंट्स, और इसमें भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको स्टॉप करेंगे, अब फर्दर एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, और जो अभी हैं उनको डिपोर्ट करेंगे। ये चुनावी वादा था। अब यहां पर इलीगल, एलियंस, ये वर्ड यूज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे ये आपका देश है, तो आपके देश में जो अभी लोग रह रहे हैं, हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं लीगली इन टू पार्ट। कुछ तो हैं नागरिक, सिटीजन, जैसे आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। दूसरे हैं एलियन। एलियन का मतलब है वो फॉरेनर है। अब कुछ एलियन ऐसा भी हो सकता है लीगली हमारे देश में हो। लीगली हमारे देश में कैसे होंगे? जैसे कि वीजा लेकर आए हों काम करने, जॉब के लिए, तो ऐसे में वीजा लेकर आए हैं, तो यानी कि लीगल एलियन है। लेकिन इसमें कुछ इलीगल भी हो सकते हैं। अब इलीगल का मतलब क्या है? इलीगल दो तरीके से है। या तो आपकी एंट्री ही इलीगल थी, जैसे बजरंगी भाईजान मूवी में आपने सुना था, तार के नीचे से आना। अगर कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि ईस्टर्न पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से इंडिया में लगातार इन्फिल्ट्रेशन होता रहा, या फिर म्यांमार से बांग्लादेश एंड म्यांमार से बांग्लादेश के बाद फिर इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स, राइट। अलोंग विद दिस, जब 1964 में मैसिव राइट्स हुए थे ईस्टर्न पाकिस्तान में, उसके बाद जो बांग्लादेश में, जो मतलब तब ईस्ट पाकिस्तान था, वहां के जो हिंदू माइनॉरिटी थे उनका भी एक बिग इन्फ्लक्स इंडिया में हुआ था। तो क्या वीजा लेकर आए थे? नहीं। तो ऐसे में वो इलीगल इमिग्रेशन के श्रेणी में आएगा। अब इनका क्या बयान है? इनका कहना है कि पहले तो सबसे पहले सोर्स को पहचानो कि यूएस में कहां से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया सदर्न बॉर्डर से हो रहा है, यानी कि मैक्सिको की तरफ से हो रहा है। तो इन्होंने अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू किया है जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, प्लस सिटीजनशिप को भी अमेंड किया है। मतलब सिटीजनशिप को के जो रूल है उसको चेंज करते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देकर इंडिया और यूएसए के सिटीजनशिप रूल को कंपेयर भी करूंगा, क्योंकि काफ़ी हम इंडियंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। क्योंकि हो सकता है आपके भी कुछ जानने वाले हों जो यूएस में H1B वीज़ा लेकर काम करने गए थे, हस्बैंड वाइफ, और फिर उसके बाद उनका बेबी हुआ और वो वहीं पर पैदा हुआ, तो इस वजह से बेबी बन गया है बाई बर्थ सिटीजन, और इस वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको भी फिर ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो यानी कि बेबी स्ट्रेटेजिकली यूएसए में करना, ये यूज़ किया जाता था टू हैव सेटल्ड लाइफ देयर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा एज पर दिस ऑर्डर। यानी कि अब अगर कोई मतलब फॉरेनर्स हैं और आप माइग्रेंट्स हैं, मतलब मान लीजिए आप वीज़ा पर आए हैं लेकिन नन ऑफ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ यूएसए, देन यू कैन नॉट यूज दिस रूट। अब इंडिया का क्या कानून कहता है, अभी मैं इस पर बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ट्रंप ने ओथ के बाद ये कहा कि सदर्न बॉर्डर को हम एक तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं, वहां पर फेंसिंग शुरू करेंगे। क्या ये पहली बार इन्होंने कहा है? नहीं। एक्चुअली इससे पहले वाला जो इनका टेनर था 16 से 20 वाला, उस समय पर भी इन्होंने नेशनल इमरजेंसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया था। अब आप कहेंगे यार ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस वजह से क्योंकि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो यूएस कांग्रेस है, मतलब जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जैसे कि पार्लियामेंट हमारे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, ऐसी वहाँ पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सीनेट है, तो उनके पास अथॉरिटी है अगर फाइनेंसेस को अनलॉक करना हो तो। यानी कि भाई इतना बड़ा बॉर्डर है, उस पर आप बिल्ड करोगे इतनी बड़ी वॉल, करीब 1600 किलोमीटर का एरिया, जिसमें से करीब 1000 से 1100 किलोमीटर बताया जाता है जिस पर फेंसिंग है, बाकी कुछ नेचुरल बैरियर्स हैं। पोरस बॉर्डर है। पोरस का मतलब है आया जा सकता है, जाया जा सकता है, जैसे भी होता भी रहता है। तो पहले भी इन्होंने किया था, कुछ वॉल बनी भी थी, लेकिन फिर इनकी प्रेसिडेंसी एंड हो गई थी, उसके बाद वो काम वहीं रुक गया था। उसके बाद मिस्टर बाइडेन आ गए थे, तो वो अधूरा काम को एक्चुअली पूरा करने वाले हैं अब ये इस वाले टर्म में। इनका कहना है जो मेरी पॉलिसी थी, रिमेन इन मैक्सिको, मैक्सिको में रहो, वही चलेगा। देखिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, क्रिमिनल एलियंस। अब यहां पर बीइंग इंडियन हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि करीब 7.25 लाख एक रफ आंकड़ा बताया जा रहा है इंडियंस अभी इमिग्रेंट्स हैं वहां पर। अब इसमें से कितने इलीगल हैं, इस पर अलग अलग स्टैटिस्टिक्स आ रही है, लेकिन भाई अगर इलीगली वहां पर रह रहे हैं तो आप वही तो आंकड़ा दे सकते हो जो आपकी अथॉरिटीज के सामने आ गया है कि जो वीजा ने इतने मंथ्स अलाउ किया था वो एक्सटेंड कर गए स्टे, तो इसको हम कहेंगे कि ठीक है भाई ये भी इलीगल इमिग्रेंट की श्रेणी में आएगा। एक तो एंट्री वाला होता है, एक होता है आपने स्टे को एक्सटेंड कर दिया एंड आप जो है डिपोर्ट नहीं हो रहे हो, वापस आपको जाना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हो, तो आप इलीगल इमिग्रेंट हो। लेकिन मुद्दा ये है
ठीक है, कुछ को ही तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन कितने इलीगल इमिग्रेंट तो ऐसे होंगे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और आपके बुक्स में भी नहीं हैं, तो आप उनको काउंट कैसे करोगे? तो इस वजह से रफ आंकड़ा बताया जा रहा है। आई वॉज रीडिंग वन स्टैटिस्टिक्स, वो कह रहा है, वो रिपोर्ट कह रही है कि 9 लाख के आसपास हो सकते हैं। अब देखते हैं कितना होगा, राइट। तो अब इन्होंने और क्या किया है, एक तो चिल्ड्रन वाला मैंने आपको बता दिया, चाइल्ड बाय बर्थ उसको सिटीजनशिप यहाँ पर नहीं मिलेगी अगर आपके दोनों पेरेंट्स ही यूएसए के नहीं हैं। अब इंडिया का देखिए कानून इस पर क्या कहता है। तो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 जो बना बाय ड्रॉइंग पावर फ्रॉम आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि पार्लियामेंट तुम्हारे पास पावर है, आप डिसाइड करो किस तरीके से सिटीजनशिप ली जाएगी, किस तरीके से हटाई जाएगी। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के पास ये पावर है, राइट। यहाँ पर मेरा एक पॉलिटी का क्वेश्चन है आपसे, क्या हमारे देश में प्रेसिडेंट आर्टिकल 1, 2, 3 का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस को इशू करके सिटीजनशिप प्रोविजंस को चेंज कर सकते हैं क्या? यानी कि जैसे हमारे एक लॉ में, मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं BRAND, ये 5 तरीके हैं हमारे देश में सिटीजनशिप लेने के एज पर सिटीजनशिप एक्ट। इसमें बाय बर्थ जो अभी यूएस के केस में भी न्यूज़ में है, इसकी चर्चा है, राइट। बाय बर्थ, तो बाय बर्थ हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है कि देखो एक पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर पेरेंट शुड नॉट बी इलीगल इमिग्रेंट। तो हमारे यहाँ पर भी अगर दोनों फॉरेनर हैं, यहाँ पर रहते हैं लीगली या इलीगली, और वो कोई मतलब शादी करके और यहाँ पर बेबी हो जाता है, तो बाय बर्थ बेबी को सिटीजनशिप नहीं मिलती हमारे यहाँ। यूएस में क्या था कि अगर इलीगल इमिग्रेंट है या फिर लीगल माइग्रेंट है, तो दोनों ही केस में अगर कपल दोनों बाहर के हैं, उनका बेबी वहां पर हो जाता तो बेबी को बाय बर्थ मिल जाती थी। तो यानी कि डिफरेंस शुरू से था या नहीं था, राइट। एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इंडिया के सिटीजन हैं और आपकी शादी हो जाती है एक रोहिंग्या मुस्लिम गर्ल से, उसके बाद जो बेबी आता है, तो क्या वो इंडिया का सिटीजन होगा बाय बर्थ? बताइए। आप तो देखो फादर हैं या फिर मदर का एग्जांपल ले लीजिए, आप इंडिया के सिटीजन हैं, क्या होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। क्योंकि हमारा कानून क्या कह रहा है कि भाई ईदर ऑफ द पेरेंट, यानी कि दोनों में से एक पेरेंट वो तो सिटीजन होना ही चाहिए, लेकिन जो दूसरा है ना वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में नहीं हो पाएगा, बेबी को बाय बर्थ नहीं मिलेगी सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप हैं और कोई फॉरेनर यहाँ पर आया हुआ है जॉब के लिए, वीज़ा पर, लीगल एंट्री है, या फिर से स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेनर स्टूडेंट भी रहते हैं। मान लीजिए उनके साथ आपकी शादी हुई, फिर बेबी हुआ, तो अब आप हैं इंडिया के सिटीजन और दूसरा है लीगल माइग्रेंट, वो लीगल माइग्रेंट है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह रहे हैं, राइट। तो अब जो बेबी हुआ है, तो क्या वो बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन होगा? आंसर इज यस, होगा। कारण क्योंकि दोनों में से एक कम से कम इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और दूसरे केस में दूसरा लीगल होना चाहिए। तो भाई वीज़ा इज अ परमिशन, ऑफिशियल परमिशन है, तो इस वजह से दैट इज लीगल, राइट। तो बाय बर्थ यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये तो हुआ सिटीजनशिप लॉ की बात। नेक्स्ट देखिए क्या अनाउंसमेंट है। आपको याद है जो लास्ट प्रेसिडेंसी इनकी एंड हुई थी, उसके बाद चुनाव का जो रिजल्ट था, इन्होंने कुछ टाइम के लिए मानने से मना कर दिया था। तो ऐसे में इनके सपोर्टर्स कैपिटल बिल्डिंग पर आ गए थे, आगजनी कर दी थी। 140 से ज़्यादा जो पुलिस वाले थे उनके साथ मैनहैंडलिंग हुई थी, उन पर भी अटैक हो गया था। तो मतलब एक तरीके से क्रिमिनल एक्ट था कि नहीं था कि भाई आप अपने देश की पार्लियामेंट में आग लगा रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो, अब पुलिस पे हाथ उठा रहे हो। लेकिन ऐसे सब लोगों पर जो केस चल रहा था, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कर दिया पार्डन। पार्डन इज लाइक जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। इसका मतलब होता है तो अब आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, माफ़ कर दिया आपको। आपको नहीं लगता इससे जो ट्रंप का सपोर्ट बेस है वो स्ट्रांग होगा कि भाई ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए जो मन में करो, बाद में ये अगर पावर में आ गए तो फिर तो हमारा बेड़ा पार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे से अगर किसी ने करने की कोशिश करी, जब ये टर्म एंड हो जाएगा, तो बता दूं यूएस में आप प्रेसिडेंट 2 बार ही रहते हैं, राइट। तो उसके बाद तो देखो देखना पड़ेगा फिर आपको क्या होगा। नाउ ट्रंप वंस अगेन विथड्रू दिस एनवायरमेंट। जैसे एनवायरमेंट के लिए ट्रीटी पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था, पहले वाले टर्म में इन्होंने कह दिया था अरे क्लाइमेट चेंज क्या है, ये तो हॉक्स है,
ये तो यूएस की इंडस्ट्रीज़ को टैप करना चाह रहे हैं, मतलब ब्लॉक करना चाह रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को। और अभी इन्होंने अपनी जो स्पीचेस थी इलेक्शन से पहले की, उसमें क्या कहा था कि ड्रिल बेबी ड्रिल। और अभी रिसेंट स्पीच, मतलब जीतने के बाद भी उन्होंने ये कहा कि लिक्विड गोल्ड को हम अब डिग करेंगे। और मतलब वो कह रहे हैं कि भाई क्रूड ऑयल, शेल गैस, इन सब पर जो प्रोजेक्ट्स अभी हम एनवायरमेंट क्लियरेंसेस की वजह से हमने थोड़ा सा ब्लॉक किए हुए थे, अब उन सबको रिलैक्स कर दिया जाएगा। तो यानी कि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आर गोइंग टू रिलैक्स इन यूएस से, जिससे कि जो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, गैसेस प्रोडक्शन है, तो वो बढ़ जाएगा। ये काम कर रहे हैं। ये वाला बता ही दिया आपको। नाउ अब इसके बाद स्टेप्स क्या होंगे। देखो, इनको प्रॉब्लम थी कि यार ये कांग्रेस मना कर सकती है, आगे काम अटका सकती है। वैसे तो आपको बता दूं वहाँ पर दोनों ही हाउसेस में इस समय पर रिपब्लिकन मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी लेजिस्लेटिव ब्रांच में चीज़ें डिले होती हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैंने वादा किया तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैंने तुरंत फैसला ले लिया। तो फाइनली अब इन्होंने फंडिंग अनलॉक कर दी है, प्लस आर्मी को जिम्मेदारी दे दी है। देखो, एक तो होता है होमलैंड डिपार्टमेंट जो इस इलीगल इमिग्रेशन को चेक रखता है, लेकिन यहाँ पर आर्मी को जिम्मेदारी देने का मतलब है कि जो पहले भी नहीं किया था इन्होंने, इस बार वो कर दिया है। कह दिया है कि डिटेंशन सेंटर के लिए आर्मी आप प्रोक्योर करो लैंड। आप अगर इलीगल आपको मिले इमिग्रेंट्स, उनको डिटेन करो, डिपोर्ट करो, इसमें आपको अथॉरिटी दे रहे हैं। आप कोऑर्डिनेट करो आपके होमलैंड डिपार्टमेंट के साथ, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, और आप जो है बिल्ड करना स्टार्ट करो वॉल को। और फंडिंग जो है मतलब जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। तो एक तरीके से जो अधूरा काम था उसको ये पूरा करेंगे। नाउ अब यहाँ पर जो स्मगलर्स हैं, मतलब ये आते कैसे हैं, बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स, स्मगलिंग गैंग्स बने हुए हैं। जैसे एक वर्ड यूज़ होता है कोएटिस, ये कोएटिस मैक्सिको में भी यूज़ होता है। तो ये गैंग्स मैक्सिको में, मतलब दे आर हैविंग अ क्लाउट, मतलब कि आपके साउथ अमेरिका से किसी को एंटर करना हो, एशिया से करना हो, एशिया में चाइना से भी जो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट बनना चाहते हैं यूएसए में, वो जो डंकी रूट से जाते हैं, डंकी आपने कुछ समय पहले एक वर्ड सुना होगा, मूवी भी आई थी उस पर, तो वो तो कायोटिस से बात करते हैं, या फिर चाइनीज़ हैं तो चाइनीज़ गैंग्स भी वहाँ पर काम करते हैं, स्नेक हेड्स उनको बोला जाता है। एक और वर्ड यूज़ होता है गोटावेज। गोटावेज क्या है कि वहाँ पर इन्होंने कैमराज भी लगाए हुए हैं, लेकिन प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं हो पाती। तो ऐसे में गोटावेज में एक ये अपना रिकॉर्ड डिक्लेयर करते हैं कि देखो हमारे पास एक साल में ना इतने ऐसे गोटावेज केसेस थे। इसका मतलब है आपको पता लग गया है कैमरा में कि यस इन्होंने एंट्री करी है, लेकिन बाय चांस वो आपसे छूट गए हैं। तो ऐसा डेटा इन्होंने शो किया और इन्होंने बताया है कि बाइडेन के टेन्योर के दौरान कंडीशंस थोड़ी रिलैक्स थी, इस वजह से इलीगल इमिग्रेशन बढ़ा है। तो ट्रंप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ कितने लगभग हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, तो एक रफ डेटा बताया जा रहा है, ये इनका होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बता रहा है 11 मिलियन। 11 मिलियन समझ रहे हैं, करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। क्या लगता है आपको इंडिया में कितने इलीगल इमिग्रेंट हैं, अंदाज़ा? क्योंकि भाई अनअकाउंटेबल है, स्टैटिस्टिक्स पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अगर पार्लियामेंट में कोई जवाब देते हैं तो इसका मतलब है कि ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमारा होम मिनिस्ट्री मानती है। तो 2004 में जो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने एक बयान में ऑफिशियली जो सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि करीब 1.2 करोड़ एंड अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट आज के टाइम पर करीब 2 करोड़ के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। अब ये कहाँ से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो इसका एक डेटा मैं आपको शो करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैक्सिको से हैं, उसके बाद वेनेजुएला से हैं, फिर ग्वाटेमाला, क्यूबा और अदर कंट्रीज़। तो आप देख रहे हैं जो अमेरिकाज़ हैं, मतलब चाहे आप साउथ अमेरिका की बात करें, कैरिबियन की बात करें, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं। उसके बाद जाकर आपके एशिया का नंबर आता है, इंडिया और चाइना का नंबर आता है, राइट। इन्होंने देखो एक स्पीच में कहा कि जो वेनेजुएला है ना, इसमें 72% क्राइम कम हो गया है। ट्रंप मजाक कर रहे थे वेनेजुएला के लिए। 72% क्यों कम हो गया है? इनका कहना है क्योंकि वेनेजुएला ने सबसे ज़्यादा अपने जो क्रिमिनल्स थे वो यहाँ पर भेज दिए हैं और इसकी वजह से वायलेंट क्राइम्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्लस इन्होंने एक इंडिकेशन किया था कि देखो अब मैं आपको दोबारा वापस भेजूंगा और जब आप जाएंगे तो अगले साल वहाँ पर एटमॉस्फेयर ठीक हो जाएगा। मतलब ऑल्सो शोइंग कि वेनेजुएला में जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी यूएसए रखता है कि वहाँ पर जो सोशलिस्ट इंक्लिनेशन वाली सरकार है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, तो इंडिकेशन कर रहे हैं कि भाई यहाँ से लीगल इमिग्रेशन हो रहा है। ना अब इनका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, मतलब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी का जिक्र करता है,
राइट, सारे पॉइंट्स मेंशन है, अभी हम उस पर बात भी करेंगे। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नेशनल इमरजेंसी की ऐसी पावर यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है? तो देखो, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन तो जिम्मेदारी देता है कांग्रेस को, लेजिस्लेटिव ब्रांच को, कि भाई आप ही इस, अगर कोई इमरजेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं तो कांग्रेस विल एक्चुअली टेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू फेडरल गवर्नमेंट, ऐसा माना जाता था। लेकिन फिर जो 1976 में कांग्रेस ने सोचा कि यार अगर इमरजेंट सर्कमस्टांसेस आ गए तो ऐसे में कांग्रेस से अप्रूवल लेने में तो टाइम लग जाएगा, तो कायदे में प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर देनी चाहिए। तो फाइनली इन्होंने लॉ लाया, नेशनल इमरजेंसी एक्ट, और इससे इन्होंने ही मतलब जो कांग्रेस ने ही पावर प्रेसिडेंट को दे दी है। तो जैसे इस पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट करते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो जो 100 से ज़्यादा फेडरल लॉज हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इनके पास पावर बढ़ जाती है। इससे पहले कोविड-19 के दौरान उसको मैनेज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। जैसे ये डिक्लेयर करते हैं तो एक फेडरल रजिस्टर होता है, जैसे हमारे यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन होता है ना, वहाँ पर फेडरल रजिस्टर में इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब 3 चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। एक तो डिप्लॉयमेंट करेंगे आर्मी पर्सनल्स का, रिसोर्सेज का, और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। अभी मुद्दा ये है कि आपने मान लीजिए आइडेंटिफाई कर लिया है कि इलीगल इमिग्रेंट है, डिपोर्ट करेंगे तो खर्चा कितना आएगा? मतलब अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, अभी अगर आप 18,000 के आसपास भी मानते हैं तो उसमें भी आपको 500 से ज़्यादा मतलब बोइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अमंग द लार्जेस्ट कैटेगरी बोइंग। तो फिर इसका खर्चा कौन उठाएगा? तो क्या उसका खर्चा यूएस देगा? लगता तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जब रिपोर्ट किया जाएगा तो प्रेशर बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ऑन द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट कि खर्चा भी आप ही दो। और नहीं दोगे खर्चा और नहीं लोगे अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश में वापस, तो फिर यूएस वही सैंक्शन की टेक्निक उनके साथ खेल सकता है। फिजिकल बैरियर्स बनाएंगे। देखिए जैसे ये वाला जो आपको दिख रहा है ये फेंसिंग है और इसके पीछे वॉल का काम है। मैंने बताया था ना कि काफ़ी वॉल का काम रह गया था, अब वो पूरा करेंगे। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई फाउंड कि ऑलरेडी कितने केसेस चल रहे हैं यूएसए में अगेंस्ट दिस वॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जब ज़मीन एक्वायर करी तो जो लोकल लोग हैं वो आपके खिलाफ केस करने कोर्ट में चले गए। जैसे सिटीजनशिप वाला जो अभी इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उठाया है कि भाई दोनों पेरेंट अगर इलीगल या लीगल माइग्रेंट भी हैं तो उनके बच्चे को बाई बर्थ नहीं मिलेगी सिटीजनशिप, इसके खिलाफ भी एज पर द लास्ट अपडेट स्टेट्स आर गोइंग टू फाइल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होगा तो अभी सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चलेगा विद रिगार्ड टू दिस एज वेल एज सिटीजनशिप इशू, या फिर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी वो चलेगा। ये देखते हैं आगे क्या होगा। कांग्रेस को बाईपास कर रहे हैं। जो डिटेंशन कैंप्स बनेंगे अब वो इजी हो जाएंगे क्योंकि इनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को इन्होंने कहा है 30 दिन में मुझे प्लान चाहिए। कांग्रेस इंटरवीन कर सकती है, लीगली तो कर सकती है, लेकिन ज़रा आंकड़ा तो देखिए, मतलब यहाँ पर रिपब्लिकन आर इन मेजोरिटी, यहाँ पर सीनेट में भी रिपब्लिकन आर मेजोरिटी, राइट। और अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन आ भी जाता है तो लीगली जो आपके प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर, तो उनके पास वीटो की भी पावर है, वो वीटो भी कर सकते हैं, तो इस मामले को अटका के रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये समझ में आ रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई एडवर्स डिसीजन ना दे दे तब तक तो अभी गेम डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में ही है, राइट। अब इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट क्राइसिस की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन कहाँ से हुआ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। नेबरहुड इज़ आर इशू। और देखिए इलीगल इमिग्रेशन किस तरफ से किस तरफ होता है भाई, जहाँ पर स्कार्सिटी है, जहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, राइट्स है, उससे एक स्टेबल प्रॉस्पर रीजन की तरफ ही आपका इमिग्रेशन होगा। तो यानी कि इंडिया की तरफ इसी वजह से वहाँ से हो रहा है। पार्लियामेंट का मैंने बता दिया आपको डेटा 1.2 कब कहा था 2004 में, अभी 2 करोड़ के आसपास हो सकता है। शुरुआत कैसे हुई? जैसी पार्टीशन होता है, अब पार्टीशन होने के समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो पूरा स्कोप दिया था कि भाई देखो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट नहीं होता, यानी कि 1950 की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो सिटीजनशिप के कुछ जो प्रोविजंस हैं वो 26 नवंबर को ही डिक्लेयर हो गए थे 1949, जिस कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम मनाते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमने 47 से लेकर इसके बीच में पार्टीशन होने के बाद भी इंडिया ने स्कोप दिया था कि अगर आप इंडिया में आते हैं तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है उसके बाद लोग नहीं आए? उसके बाद भी आए। तो उसके बाद जो इलीगली आए तो उनको हम क्या कहेंगे? इलीगल इमिग्रेंट कहेंगे। तो वो भी दोनों तरफ से चलता रहा, मतलब ईस्टर्न पाकिस्तान से भी और वेस्टर्न पाकिस्तान से भी। 1964 के राइट्स सबसे बड़े राइट्स कहे जाते हैं उस समय के, जिसके बाद फिर इन्फ्लक्स हुआ इंडिया की साइड। फिर 1965 का तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, उसके बाद फिर इन्फ्लक्स हुआ। और 1971 जो
ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया लिबरेशन वॉर, उसके बाद फिर इन्फ्लक्स हुआ। इसकी वजह से हमने आसाम अपने एरिया में ह्यूज इंस्टेबिलिटी देखी। उसके बाद आसाम अकॉर्ड भी साइन हुआ था, अगर आपको याद हो, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। अब रोहिंग्या इशू एक प्रोमिनेंट इशू है। ये कहाँ से इमर्ज होता है? म्यांमार के रखाइन स्टेट से इमर्ज होता है। वहाँ पर बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है और जो वहाँ की आर्मी है वो फाइट कर रही है अगेंस्ट रोहिंग्याज, मतलब फाइट इन द सेंस क्योंकि रोहिंग्याज ऑल्सो हैव दिस आउटफिट अरकन आर्मी। डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया था जैसे ही म्यांमार को आज़ादी मिली 1948, क्योंकि इस पर भी ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था। बट जो ब्रिटिश इंडिया था और जो यहाँ पर म्यांमार पे बर्मा बोलते थे, बर्मा पर जो कंट्रोल था वो अलग अलग बनाया हुआ था। अगर ये भाई ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट एंड तक होता तो फिर तो भाई म्यांमार जैसे कि बाकी प्रोविंसेस हैं ऐसा कुछ हो सकता था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया अलग था और बर्मा पर कंट्रोल अलग था, तो इस वजह से ये अलग देश रहा। लेकिन जब ये अलग देश रहा तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि रोहिंग्या मुस्लिम्स, तो इनको माना कि भाई ये तो कुछ जो अलग अलग आउटफिट्स हैं, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट में आपका रखाइन स्टेट प्लस ऐसी नॉर्थ ईस्ट में, उनके नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, उनके नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ जो एथनिसिटीज़ थी दे वर डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि यार ये तो सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो फाइनली तब से कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन ही चल रही है। अगर वोट की पावर भी नहीं दी गई तो अल्टीमेटली डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है। एक तरीके से म्यांमार ने स्टेटलेस बनाया हुआ है। यहाँ से बड़ी तादाद में मिलते हैं, कॉक्स बाज़ार में पहुँचते हैं। कॉक्स बाज़ार जो एक्चुअली रखाइन स्टेट से मिला हुआ है, बांग्लादेश का एरिया। अब भारत में भी ह्यूज इन्फ्लक्स होता है। अब वहाँ पर हमने ऑपरेशन इंसानियत भी चलाया है, ऑल्दो इंडिया ने कोई यूएन का रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया हुआ। जो यूएन का रिफ्यूजी कन्वेंशन है जिसको कोऑर्डिनेट करता है यूएन का हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, हम उसकी कंडीशंस पर बाइंडिंग, मतलब हम पर वो बाइंडिंग नहीं है। तो यानी कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत से बाहर डिपोर्ट करा जाए तो भारत लीगली ऐसा कर सकता है, यूएन हमें बाउंड नहीं कर सकता। हालांकि यूएनएचसीआर का कहना है कि ये तो गलत है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। इससे पहले हमारा जो होम मिनिस्ट्री है उसने भी एक बयान दिया था कि हम अलग से आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे और फिर डिपोर्टेशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन डिपोर्टेशन जहाँ करते हैं वहाँ की जो होम कंट्री है वो भी तो अलाउ करे। अब डोनाल्ड ट्रंप के केस में अमेरिका हैज़ दिस पावर गैप, जिससे वो प्रेशराइज कर सकता है उस कंट्री को कि अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लो, नहीं तो हम ये एक्शन लेंगे। बट कैन इंडिया डू द सेम विद रिस्पेक्ट टू म्यांमार? अरे म्यांमार हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अगर मिलिट्री कू ऑलरेडी हो रखा है, वहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट चल रही है, मिलिट्री गवर्नमेंट से हम कहेंगे नहीं, हम रोहिंग्या मुस्लिम्स को वापस भेज रहे हैं, आप यहाँ पर इनको बसाओ, तो पहली बात तो उनकी आर्मी ऑलरेडी वहाँ पर परसिक्यूशन कर रही है और वो आप उनको प्रेशराइज करोगे, हमारे लिए ऑलरेडी चैलेंज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यांमार की आर्मी के साथ बनाकर रखना दो कारणों से ज़रूरी है। पहला, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी हमारे देश में होती है वहाँ पर भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है। वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए म्यांमार हमारे काम आता है। म्यांमार की आर्मी इनवाइट करती है, आइए आप हमारे देश में, हमारे जंगलों में आकर सफाया करिए, तो हमारी आर्मी ऑपरेशंस भी करती है। तो वी नीड म्यांमार आर्मी सपोर्ट, सो वी कैन नॉट प्रेशराइज देम विद रिस्पेक्ट टू डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स। सेकेंड है चाइना, क्योंकि अगर हम उन पे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो म्यांमार की आर्मी ऑलरेडी इन क्लोज रिलेशन विद चाइना, वो ऑलरेडी कुनमिंग से लेकर क्यूप्युक तक पूरा एक नेटवर्क बना रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में चाइना की प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, तो हमें तो मैनेज भी करके चलना है ना। तो यूएसए की सिचुएशन और इंडिया की सिचुएशन अलग है। तभी मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि भाई सीखना चाहिए, लेकिन अपनी सिचुएशन को देखकर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा कारण है, डिस्टर्बेंस हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि जैसे ही लीगल इन्फिल्ट्रेशन होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है। जैसे कि आसाम में आप देखते हैं बोडो इशू, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स आए, रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया, तो इस वजह से इशू है। लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू होता है और फिर पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, यानी कि कोई कुछ पॉलिटिकल एलीट होंगे जो राजनीतिक रूप से ताकतवर होने के लिए इन ग्रुप्स को वोटर आईडी कार्ड भी प्रोवाइड कराएंगे, आधार कार्ड भी प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद एनफ्रेंचाइजमेंट, मतलब अगर वोट मिल गई तो एनफ्रेंचाइजमेंट हो गया, तो इसका मतलब है फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइज ऑफ मिलिटेंसी भी हुआ है, जैसे ही देखिए मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर ऑफ असम। कारण क्यों? क्योंकि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ फिर गलत होगा, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ऐसे में फिर रेडिकलाइजेशन भी हो जाएगा, हथियार उठाए जाएंगे, तो इससे भी इशू है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इशू है। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यूएस के प्रेसिडेंट ने यूज़ किया।
तो आंसर इज नो। आप कहेंगे मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली आर्टिकल 352 में 3 बेसिस बताता है। पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन की जगह पहले एक वर्ड होता था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले, इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था, जिसका इस्तेमाल इंदिरा गांधी जी ने किया था। याद है, कुछ 75 से 77 तक नेशनल इमरजेंसी चली थी इंटरनल डिस्टर्बेंस को बेस बनाकर, है ना। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा दिया और वहां पर आर्म्ड रिबेलियन लाया। तो यानी कि जब तक आर्म्ड रिबेलियन कब यूज होगा कि भाई जब हथियार उठा लिए लोगों ने अपने ही देश के खिलाफ और नॉर्मल पुलिसिंग से या पैरामिलिट्री के इस्तेमाल से हम रेगुलर कंडीशंस में मैनेज नहीं कर सकते, तो ऐसे में फिर हम नेशनल इमरजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करना, ऐसा कुछ यहाँ पर कॉज ना तो मेंशन है ना अभी तक इंटरप्रेट हुआ है, राइट। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता जैसे यूएसए केस में हुआ है। फिर आप सोचें कोई और तरीका है क्या? एक तरीका बैठता है आर्टिकल 356, 355 और 356। देखिए आर्टिकल 355 ये कहता है कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी है स्टेट की सिक्योरिटी। 356 में भी हमें पता लगता है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से ही स्टेट चलना चाहिए, मतलब स्टेट शुड वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मान लो अगर मैं पुलिसिंग की बात करूं तो पुलिस किसके कंट्रोल में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। इलीगल इमिग्रेंट का इशू एक एग्जांपल ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कहती है और स्टेट गवर्नमेंट डिनाई कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एग्जांपल मिजोरम, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था म्यांमार की साइड से चिन कम्युनिटी के लोगों का मिजोरम में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि हम रिफ्यूजीज को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मिजोरम के सीएम ने कहा हमें तो अलाउ कराना पड़ेगा। इवन मिजोरम की स्टूडेंट यूनियन ने भी मिजोरम के सीएम को रिप्रेजेंटेशन दिया, कहा कि हमारे फैमिली टाइज हैं, एथनिकली वी आर कॉमन। तो ऐसे में अगर उनको वहां पर मारा जा रहा है, उनकी लड़ाई चल रही है म्यांमार की आर्मी के साथ, सिविल वॉर जैसी कंडीशन है, तो हमें तो मतलब फैमिली टाइज की वजह से भी, हिस्टोरिकल एसोसिएशन की वजह से भी, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर ही बचाना चाहिए। तो बाकायदा रिफ्यूजी कैंप बने और वहां पर उनको शरण दी गई। तो यानी कि यहाँ पर सेंटर स्टेट आपस में कॉन्फ्लिक्चुअल यू कैन से सिचुएशन में आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 365 भी है, लेकिन ये 365 अल्टीमेटली कन्वर्ज किस पर होगा? प्रेसिडेंट रूल पर होगा। 365 ये कहता है कि सेंटर ने डायरेक्शन दिए तो स्टेट तुम्हें मानना है, नहीं माना तो फिर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके आपकी सरकार को बर्खास्त कर देंगे और प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तो अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो अब जो वहाँ की स्टेट पुलिस है वो सेंटर के हिसाब से चलेगी। तो उस केस में पुलिसिंग का इस्तेमाल करके डिपोर्टेशन हो सकता है। वैसे अगर हम इमिग्रेशन की बात करें, वो सेंटर के प्रेरोगेटिव में आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे 2 एक्ट हैं, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर देते हैं, बट यू नीड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट एज वेल टू डू दिस। तो अभी का लीगल फ्रेमवर्क ये कह रहा है, नाउ इज इट फिजिबल फॉर इंडिया टू सॉल्व इमिग्रेशन क्राइसिस वाया इमरजेंसी? तो अब देखिए 2 एग्जाम्पल समझते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स आपको यूपी में मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, अदर स्टेट्स में मिलेंगे, अलॉन्ग विद वेस्ट बंगाल या अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। लेकिन क्या इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है लोकल पॉलिटिकल लेवल पर जो ओरिएंटेशन है, क्या वो सेम है? नहीं। जैसे मैं बताता हूं, कई स्टेट्स में जो राइट्स हुए, राइट्स को स्टडी किया कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने। तो जैसे पोल ब्रास एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो वो स्टडी करते हैं राइट्स को, कि यार क्यों इंडिया में राइट्स होते हैं, कैसे होते हैं, शुरुआत कैसे होती है, एंड कैसे होता है, उसके बाद क्या क्या होता है। तो अगर अदर स्टेट्स की बात करें, यानी कि जो पेरिफेरी पर नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं है, तो वहाँ पर जनरली कम्युनल, सोशो इकोनॉमिक, इन कारणों से हमने राइट्स देखे। कम्युनल मतलब धर्म की वजह से, इलीगल जो इन्फिल्ट्रेंट्स हैं और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वर्सेस जो लोकल कम्युनिटी है, उनका कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस वजह से वॉर हुआ, मतलब राइट्स हुए। ऐसा ही दूसरा सोशो इकोनॉमिक, लगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उस पर काबिज हो जाएंगे, इसके खिलाफ हुआ। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो उनका मानना है कि वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिकल कलर है वो उसकी ओवरटोन ज़्यादा है। अदर रीजंस भी हैं, कम्युनल एंगल भी है, सोशो इकोनॉमिक एंगल भी है, राइट, लेकिन जो पॉलिटिकल ओवरटोन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो अगर पॉलिटिकल ओवरटोन है तो भाई साहब वहाँ पर अगर आपने प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया तो पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ सकता है। जैसे करंट कंटेक्स्ट में बीजेपी और टीएमसी वो दोनों अपोजिशन है, मतलब बीजेपी रूल कर रही है और वो अपोजिशन में है, तो अपोजिट ओरिएंटेशन रखते हैं पॉलिटिकली।
तो ऐसे में पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। अगर लगाया तो ग्राउंड पर कुछ टीएमसी मूवमेंट कुछ स्टैब्लिश कर सकती है, कुछ मोबिलाइज कर सकती है लोगों को, ऐसा हो सकता है, ये एक रीज़न दिया जाता है, राइट। नॉर्थ ईस्ट में आप लगाएंगे तो भाई यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, राइट। ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो फिर उससे इशू क्रिएट हो सकता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के केस में हम यूएस वाली स्ट्रेटजी को एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंडिया में भी हमें स्टीडफास्ट करना पड़ेगा प्रोसेस टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। आप खुद सोचिए 2 करोड़ की जनता, राइट, और पॉइंट है कि इसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, रिसोर्सेज का इशू है, जो क्राइसिस है, उसको कैसे संभाला जाएगा। यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन। अगर आप किसी पर्टिकुलर इशू को केवल कारपेट के नीचे करते रहेंगे तो मतलब दैट्स नॉट द वे टू एंश्योर नेशनल इंटरेस्ट। तो दैट इज़ व्हाट इज़ यू कैन से स्टैंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड सेवरल टाइम्स। अब आगे देखते हैं होता है क्या। ये भी कहा जाता है कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर जिसको मारा जा रहा है उसको वहीं पर धकेल देना ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो बीच का रास्ता क्या निकलता है आगे देखते हैं। दूसरा कहा जाता है कि यूएस के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है। अगर वो अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करने के या फिर इससे रिलेटेड स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने के एफर्ट्स में काम आता है तो हम उससे सीख सकते हैं, राइट, दैट इज़ गुड। फिर हम भी एनहेंस्ड बॉर्डर रेगुलेशंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बॉर्डर्स हमारे पोरस हैं, राइट। जो माइग्रेशन प्रोसेस है, इमिग्रेशन प्रोसेस को स्ट्रीट फास्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे अब म्यांमार के केस में तो ऑलरेडी हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सितवे पोर्ट कहाँ पर है? रखाइन स्टेट में है। तो अगर वहीं पर डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो वहाँ से पॉपुलेशन को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी एक सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन इज़ नॉट जस्ट थ्रोइंग पीपल आउट, सोल्यूशन इज़ एंश्योरिंग लॉन्ग टर्म कि यार आगे जाकर भी ये इन्फ्लक्स ना हो। इस वजह से वहीं पर चीज़ों को डेवलप करो, उनकी गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाओ। दैट्स हाउ वी नीड टू फाइंड अ वे। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जैसे ऑपरेशन इंसानियत में हम ऑलरेडी दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब एक क्लैरिटी आपको इस इशू पर आ गई होगी। अगर सब कुछ है अब तक क्लियर तो मेंशन वाह या फिर अल्ट्रा क्लियर। यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। अब क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन इन इंडिया, डू यू थिंक रिसेंट US लाइक अप्रोच में वर्क इन इंडिया? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप अटेम्प्ट करके अपना आंसर यहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट भी कर सकते हैं जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।